वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटा? अब बेटा 13 तक चैप्टर आपने 9th में पढ़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है वो बेटा हमने स्टार्ट किए हुए है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज बेटा हम इनकी एक्सरसाइजेस को बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा इसमें हम सॉल्व करेंगे, इसमें एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो सारे के सारे बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंदर ही मैं नोट्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप अपने हैंडआउट्स वगैरह बना सकते हैं, सिंपली आप उसको हल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी की बुक वगैरह को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाता है। की बुक्स वालों ने बड़ा लेंथी सा लिखा होता है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके इन चीज़ों को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे बच्चों के लिए आसानी हो सके। सेकेंडली बेटा अगर आप नए हैं तो लाजमी इस चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देर किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इज ड्यू टू। तो कहता है डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल की वजह से है, साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से है, शेप ऑफ पार्टिकल की वजह से है। तो बेटा हम अपने नोट्स पे चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा नोट्स के ऊपर मैं इसलिए लेके आता हूँ कि की बुक कोई भी आप ले लेंगे वो आपको कहे सिर्फ जवाब बता दिया जाता है, उस पर रीजन नहीं होती। कोई अच्छी बुक हुई तो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। कहता है चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो काइनेटिक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इज ड्यू टू। तो बेटा हमारे पास क्या है, डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। उसकी वजह क्या है, काइनेटिक थ्योरी, रीजन भी मैंने साथ लिखी है। स्टेट दैट पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफर इन देयर मोशन एंड एनर्जी। हर पार्टिकल, सॉलिड की अपनी मोशन होती है, लिक्विड की अपनी और गैसेस की अपनी मोशन होती है। तो उसी बेसिस के ऊपर बेटा हमारे पास जो है कि इनकी जब मोशन डिफरेंट है तो एनर्जी भी डिफरेंट है। तो आंसर इज ए। अब बेटा कहता है अपॉन दी हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट का मतलब होता है चेंज हो जाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कहता है अपॉन हीटिंग रेट ऑफ वेपोरेशन, लिक्विड का वेपर में जाना, तो डेफिनेटली वो बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वजह क्या है, हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सो मोर पार्टिकल एस्केप इंक्रीजिंग द वेपोरेशन। इसको कॉमन सी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि सर्दियों में आप कपड़े जो है वो आपके जो है वो देर से ड्राई होते हैं और गर्मी में जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ वेपोरेशन भी ज्यादा हो जाता है। थर्ड बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है। कहता है द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट। तो सबसे ज्यादा बेटा किसमें होती है, सॉलिड में। ये पार्टिकल बेटा एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में उससे वीक, गैस में उससे वीक और प्लाज्मा में सबसे वीक हो जाती हैं। तो पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पाई जाती है। फोर्थ है कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। कहता है कि कूलिंग द वेपर ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, डेपोजिशन कहलाता है। वेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर में जाना। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर का लिक्विड में आना। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का वेपर में जाना। तो बेटा राइट आंसर डी है कि व्हेन गैसेस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इट इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। ये आपने अच्छे से याद रखना, ये न्यू है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिफ्थ है बेटा, कहता है द फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोसेसेस द मैक्सिमम एनर्जी। अब बेटा इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, कुछ लोग कहते हैं वेपर्स है लेकिन मेरा मानना है गैसेस है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन गैसेस पार्टिकल मूव फ्रीली विद हाई स्पीड, सो दे हैव मैक्सिमम एनर्जी। ये मैक्सिमम एनर्जी लेके फिर वो बेटा किसमें चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा। ठीक है जी।
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो वेपर भी कर सकता है, लेकिन मेरे नजदीक गैसेस ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। कहता है किस तरह से वेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। बेटा हमारे पास वेपोरेशन क्या है, इट डिक्रीज एज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, it increase with increasing the strength of attraction, it is independent of the strength of force of attraction, it first increase and then decrease with increasing strength of force of attraction। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब बेटा हमारे पास देखें यहाँ पे तो कहता है कि इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे बेटा हमारे पास क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, उसका बेटा रेट ऑफ वेपोरेशन जो होगा वो बेटा हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होल्ड पार्टिकल मोर टाइटली सो फ्यूअर पार्टिकल एस्केप, यानी बहुत थोड़े पार्टिकल जो होंगे वो बेटा वहां से क्या हो सकेंगे, एस्केप कर सकेंगे, निकल सकेंगे। सो फ्यूअर पार्टिकल एस्केप एंड एवेपोरेशन बेटा हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है विच गैस विल डिफ्यूज एट फास्टेस्ट रेट, जिसका बेटा मोलर मास कम होगा। आप इसका कैलकुलेट करें तो ये 36.5 हो जाता है बेटा हमारे पास 36.5। बेटा हमारे पास जो है इसका अगर कैलकुलेट करें तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाता है 64, इसका बेटा 44 आ जाता है। तो सबसे कम जो मोलर मास है वो इसका रह जाता है, वो बेटा हमारे पास 34 होता है। गैसेस विद लोअर मोलर मास डिफ्यूज फास्टर हैज लोएस्ट मोलर मास अमंग द गिवन गैसेस। तो ये बेटा हमारे पास क्या करेगी, डिफ्यूज कर जाएगी, बेटा क्या है, फास्टर ये डिफ्यूज कर जाएगी। 9th है 8 है, कहता है द फेज चेंज ए एंड बी इन गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड आर। तो बेटा लिक्विड जो है गैस का लिक्विड में जाना बेटा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड का सॉलिड में जाना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। बेटा 9th हमारे पास एमसीक्यूज है, स्टूडेंट नोटिस्ड फॉरेस्ट फॉलिंग on the ground at 6:30 am and disappearing by 8:30 am। ये सुबह फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है कि सुबह सुबह, और बाद में वो कहता है कि 8:30 पे वो क्या हो जाता है कि वो डिसअपियर हो जाती है। तो विच फेज चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फॉरेस्ट इनटू द वाटर वेपर। तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। फॉरेस्ट आइस की तरह की होती है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है कि चेंज इनटू वाटर वेपर डायरेक्टली इन एयर बाय सब्लिमेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में जाना वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अच्छा बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कहता है फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन लिक्विड एवेपोरेट। बेटा हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने नोट्स पे चलते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स व्हेन ए लिक्विड एवेपोरेट। अब बेटा ये हमारे पास हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी जो वाटर को वेपर की तरफ लेके जा रही है। लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर में। तो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग, द लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to overcome intermolecular forces and escape into the air as a vapor। एक वेपर में चला जाता है। इसी वजह से वेपोरेशन काज कूलिंग का बायस बनती है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इन कंडेंसेशन इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें कंडेंसेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी हीट एब्जॉर्ब करता है। वेपर का बेटा डायरेक्टली लिक्विड में जाना कंडेंसेशन कहलाता है। नो, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अपने टेम्परेचर को ओवरकम करके बेटा किस में आएंगे, लिक्विड में आएंगे, तो हीट रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन
वेपर लॉस हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड में चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है व्हाई नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल इंसेक्ट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, यानी नेफ्थलीन की बॉल जो सॉलिड गोलियां होती हैं वॉशरूम वगैरह में प्लेस कर देते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो कहते हैं कुछ देर के बाद वो गायब क्यों हो जाती हैं, वो हमें नजर क्यों नहीं आती। तो बेटा नेफ्थलीन आपने पढ़ा हुआ है कि नेफ्थलीन की सब्लिमेशन होती है, वो किस में चले जाते हैं, वेपर में। नेफ्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन, it changes directly from solid to vapor at room temperature and vapor mix with air, so the ball becomes smaller and finally disappear, वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है why does the temperature remain constant during a phase change, कोई फेज चेंज जो होता है उसमें वो बेटा कहता है कि टेम्परेचर चेंज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये कर्व है, यहाँ पे जाके वो चीज एक फेज से दूसरी फेज में अगर कन्वर्ट हो रही है तो जब तक वो सारी की सारी उस फेज में नहीं चले जाएगी वो सारे का सारा उस वक्त तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग ए फेज चेंज द हीट एनर्जी सप्लाइड आर रिमूव्ड इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉट टू चेंज द टेम्परेचर, so the temperature remain constant until the phase change is complete, जब तक उसकी phase change मुकम्मल नहीं हो जाएगी वो उसका temperature change नहीं होगा। कहता है is it possible to compress a liquid like a gas, क्या liquid को compress किया जा सकता है जैसे बेटा गैसेस को, गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान बेटा देखें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बैलून है उसे एयर उसके अंदर है आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, टायर है उसके अंदर हवा है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो लिक्विड है उसमें बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बेटा होती हैं लेकिन उनमें एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, गैसेस में देखें तो ज्यादा होती हैं, इसलिए बेटा हमारे पास गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसेबल होती हैं, लिक्विड नॉन कंप्रेसेबल है या इनकंप्रेसेबल भी इसको कहते हैं। नो इट इज नॉट पॉसिबल, liquid has very small spaces between their particle and strong intermolecular forces, so they are almost incompressible, उनको दबाया नहीं जा सकता। 6 क्वेश्चन है बेटा, कहता है कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर जॉब इन योर लैब, के लैब के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या वाटर का आप बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स बेटा हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे किसी मैदानी इलाके में है तो वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आप हिमालय पे चले जाएं, ऊपर चले जाएं तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। यस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन प्रेशर, if we increase the pressure boiling point increase, if we decrease the pressure boiling point decrease। ये देखें प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। In which season the wet cloth get dry after a relatively longer time, कहता है कौन से मौसम में कौन से सीजन में आपके जो गीले कपड़े हैं वो ज्यादा टाइम लेंगे किसमें, ड्राई होने में, खुश्क होने में। तो विंटर सीजन सबको पता है, लो टेम्परेचर होता है, स्लो वेपोरेशन होती है, क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, उसकी वजह एक और भी होती है कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी ज्यादा हो जाती है इन विंटर सीजन because temperature is low and evaporation is slow in cooled air। next question है, कहता है when a solid is heated what happen to its particle which are vibrating, क्या होगा जो उसके पार्टिकल बेटा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या होगा कि जब भी किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। When a solid is heated,
its particle gain energy, they vibrate faster and with greater amplitude के साथ वो greater बेटा क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और एट द एंड उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो टूट जाएंगी और वो लिक्विफाई हो जाएंगे। कहता है डू सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस। यस, सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज। सॉलिड की डिफ्यूजन ना होने के बराबर होती है। ये अभी नेफ्थलीन की आपको एक एग्जांपल बताई है। लिक्विड बहुत स्लो इनमें डिफ्यूजन होती है और गैसेस में वेरी फास्ट होती है। आप तजर्बा कर सकते हैं परफ्यूम बॉडी स्प्रे करें, नैनो सेकंड में पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। लिक्विड में आप बेटा इंक फेंक दें तो कुछ देर के बाद वो सारे का सारा पानी नीला हो जाएगा, लेकिन सॉलिड को बहुत स्लो होती है, तो इसलिए हम इसमें ना होने के बराबर कह सकते हैं। कहता है व्हाई ड्यू इज फॉर्म्ड इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग। कहता है सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप्स यानी शबनम के कतरे क्यों बनते हैं, तो ये बताएं। तो बेटा ड्यूरिंग द नाइट टेम्परेचर ऑफ सरफेस कूल डाउन, यानी ये रात है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो सरफेस का भी क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाता है। वाटर वेपर्स इन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद कूल सरफेस, जब वो आएंगे, जिस तरह पानी का ग्लास ठंडे का पड़ा हो तो उस कंडेंसेशन हो जाती है, वेपर उसके साथ आगे टकराते हैं तो बाहर की तरफ पानी आ जाता है, बिल्कुल सेम होता है। कूल सरफेस एंड कंडेंस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट कॉल्ड ड्यू, और वाटर कंडेंसेशन वो ड्यू ड्रॉप्स बन जाते हैं और मॉर्निंग में हमें नजर आते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर वो वेपर्स क्या हो जाते हैं, फिर वो जो ड्यू ड्रॉप बने होते हैं फिर वेपराइज होके बेटा किसमें, एयर में मिक्स हो जाते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है, CRQs जिनको बेटा हम कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हम देखें, ये देखें आप, तो ये बेटा हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है CRQs। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये वर्टॉन सारे के सारे जो हैं, तो वेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। वेपोरेशन इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होती है, सर्दी गर्मी बाहर खजा, लेकिन उसका रेट स्लो एंड फास्ट होता रहता है। बॉइलिंग इट अकर एट फिक्स टेम्परेचर। वेपोरेशन इट अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग इट अकर थ्रू आउट द लिक्विड, इन बल्क में होती है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज ए रैपिड प्रोसेस, नो बबल्स आर फॉर्म, लेकिन बेटा बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं। It can occur below the boiling point. It occur only at boiling point. It cause cooling effect. Evaporation cooling का बायस बनते हैं। Boiling जो है वो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। Evaporation डिपेंड करती है बेटा हमारे पास सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ लिक्विड और ह्यूमिडिटी पे, लेकिन ये बेटा डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है कि हम लैब के अंदर काम करते हुए किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। वेपोरेशन इट इज ए सरफेस फिनोमेना, यानी ये अपर सरफेस पे होता है, ये यानी जो सरफेस, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, और इट इज ए बल्क फिनोमेना। ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। वेरी गुड क्वेश्चन। कहता है कि आप बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज the boiling point of liquid increase. When external pressure decrease, boiling point decrease. For example, water boil at 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, but at higher altitude, ऊपर की तरफ चले जाए, लो प्रेशर होगा तो इट बॉयल एट लो टेम्परेचर पे ये बेटा बॉयल कर जाता है। कहता है why the process of evaporation does not need the input of energy, यानी evaporation के लिए हमें इनपुट के तौर पर एनर्जी लगाना नहीं पड़ती। तो बेटा evaporation does not need external energy input because some molecule in liquid already have enough kinetic energy to overcome the intermolecular force of attraction and escape from the surface into the air.
कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल चले जाते हैं और लो एनर्जी पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं। Why the heating and cooling curve for the phase change adopt the same path? कि जब हीट कर रहे होते हैं या कूल कर रहे होते हैं उनकी जो कर्व बनाते हैं, जो चैप्टर में आपने पढ़ी है फेज चेंजेस के लिए, तो वो सेम पाथ को फॉलो क्यों करते हैं अभी हम बताते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग एनर्जीज एब्जॉर्ब आर रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग फेज चेंज, इसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब किसी चीज को फेज चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी बेटा हमें देनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज व्हेन रिवर्स अकर, यानी जितनी उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उसको उसी स्टेट में वापस लेके आने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है, या लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है। तो बेटा वो एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए hence the heating and cooling curve follow the same path in opposite direction। यहाँ पे देखें ये बेटा हमारे पास क्या है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब तक मेल्ट सारा सॉलिड लिक्विड में नहीं चला जाएगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये बेटा हमारे पास जो है, तो ये एक तरफ ऊपर वाली जो फेज है ये बेटा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की, फिर बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट की, ये बेटा हमारे पास उसका हीटिंग है, और फिर कूलिंग का नीचे वाला हिस्सा है, ये पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन, फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये सेम पाथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि जाते हुए जितनी एनर्जी लगेगी वापस आते हुए उतनी एनर्जी उसको देना पड़ेगी, यानी कॉस्ट जो है वो बराबर होती है लेकिन अपोजिट हो जाती है। तो हेंस द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉलो द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। कहता है व्हाई आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। आइस हैज ओपन स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग which occupies more volume. When pressure is applied, it forces the molecule come closer together. Liquid water has a dense structure than ice, so pressure lower the melting point, causing ice to melt. उसको वो क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है। Why do phase change occur? यानी एक फेज से दूसरी फेज में क्यों जाते हैं? तो फेज चेंज occur when a substance gain or loss energy। अब बेटा हमारे पास गेन या लॉस एनर्जी हो गई, तो वो बेटा आप सॉलिड गेन एनर्जी कर लेगा तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और गेन करेगा तो वेपर में चला जाएगा। अब बेटा हमारे पास क्या है, अगर वो लॉस करेंगे वेपर एनर्जी तो वो बेटा लिक्विड में आ जाएंगे, और लॉस करेंगे तो वो बेटा किस में चले जाते हैं, सॉलिड में चले जाएंगे। दिस एनर्जी चेंज द काइनेटिक एनर्जी एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, allowing them to overcome or come within the intermolecular forces, resulting in a change from one state solid to another state, यानी one state solid liquid gas to other state में चले जाएंगे। लास्ट में बेटा हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ये वैसे डिस्क्रिप्शन से ताल्लुक रखते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। मैंने सिर्फ इसका छोटा सा ओवरव्यू दिया है, आप इसी की बेसिस पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा, ताकि मेरा मकसद आपको समझाना है। कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने एक्सप्लेन करना है टू गैसेस का KMT। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, molecule in constant random motion, the rate of diffusion depend upon the speed of molecule which is inversely proportional to the square root of their molar mass। ये बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। Therefore a gas with lower molar mass has lighter molecule move faster and diffuse more quickly than a gas with higher molar mass। आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। How does the process of sublimation help in printing and use of air freshener? प्रिंटिंग में किस तरह ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हेल्पफुल होता है, और एयर फ्रेशनर में भी कैसे। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। इन प्रिंटिंग सॉलिड इंक लाइक सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो होती है, सबलाइन एंड वेपर्स पेनिट्रेट इनटू द सरफेस ऑफ पेपर आर फैब्रिक प्रोड्यूसिंग ए परमानेंट इमेज बन जाता है। ज्यादातर ये फैब्रिक प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है
इन एयर फ्रेशनर सॉलिड एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक नेफ्थलीन आर कंफोर्ट सबलाइम स्लोली इन द एयर रिलीजिंग प्लीजेंट फ्रेगनेंस, वो बेटा हमें प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे उसी हीटिंग कर्व को हम यहाँ पे अब दोबारा से डिस्कस करेंगे। कहता है ड्रा हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस वाटर अंडरगो विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से क्या है, ये बेटा हमारे पास ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से एफ है। यहाँ पे हीट बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर हम देखेंगे। ए से बी बेटा हमारे पास जो है ये हमारे पास आइस है, सॉलिड है। इस हीटेड टेम्परेचर राइज होके बेटा बी तक चला जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बेटा हमारे पास माइनस से कहाँ पे चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया। ठीक है जी। अब माइनस से 10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो ये बेटा जो टेम्परेचर है बी से सी तक ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसको बेटा हम मेल्टिंग टेम्परेचर भी कहते हैं, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आती रहे। अब बी से सी तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक सारे का सारा सॉलिड यहाँ तक लिक्विफाई नहीं हो जाता। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब सी से डी तक ये बेटा हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बेटा हमारे पास हीटिंग टेम्परेचर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये टेम्परेचर बढ़ेगा। 0 से कितना बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक क्यों जाएगा कि हम वाटर को हीट करते हैं। कहाँ तक लेके जाएंगे, 100 पे। ये क्या है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है जी। तो ये सी से डी वाटर लिक्विड रहेगा, हीटेड टेम्परेचर राइज कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और डी से ई तक इसका टेम्परेचर बेटा 100 ही रहेगा, क्योंकि जब तक सारे का सारा लिक्विड वेपर में नहीं चला जाता। डी से ई तक ये चेंज कर लेते हैं जरा कलर। कहता है कि डी से जब ई तक जाते हैं वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब ई से एफ तक जब जाएगा तो बेटा ये ई से एफ तक होगा तो ये 100 से अबव, यहाँ पे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर राइजेस अबव और 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब इसका रिवर्स भी वैसे ही है। एफ से जब बेटा ई तक आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और ई से लेकर डी तक टेम्परेचर उतना ही रहेगा जब तक सारे के सारे वेपर जो है वो बेटा हमारे पास जो है वो किस में नहीं चले जाते, ई से डी तक, यहाँ तक वो लिक्विड में नहीं चले जाते। और डी से लेकर सी तक बेटा उसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, और सी से लेकर बी तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक जब तक सारे का सारा लिक्विड किस में नहीं चला जाता कि आइस कूल्ड वाटर यानी वो मेल्ट सोलिडिफाइड होना स्टार्ट नहीं कर देता। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।